हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम संडे को डेली करंट अफेयर्स नहीं, वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज हमें 16th ऑफ जून से लेकर 22nd ऑफ जून तक जो भी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स हमने 9 AM पर डिस्कस किए हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद आपको 30 क्वेश्चन का एक क्विज मिलेगा, उस क्विज को आपको अटेंड करना है। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में और उनकी थीम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज। जो भी पर्सन, जैसे कि किसी पर्सन की अपॉइंटमेंट हुई है, अवार्ड्स मिले हैं या ऑबिचुरीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी पर्टिकुलर वीक ना बहुत इंपॉर्टेंट था इन द टर्म्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स पब्लिश हुए थे और इन इंडेक्स से आपको आने वाले एग्जाम में जरूर से क्वेश्चन मिलेगा। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी कहता है और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो आपको इंडेक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स इस पर्टिकुलर वीक के देखने वाले हैं। फिर 30 क्वेश्चन का एक क्विज है, देन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं अपने स्कोर के साथ। ओके है, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की, वीकली करंट अफेयर्स की PDF आपको लेनी है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247। ओके है जी, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज। 16th ऑफ जून को हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2024, जिसकी थीम क्या थी? डिजिटल रेमिटेंस टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द कॉस्ट रिडक्शन। ये आपको थीम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 17th ऑफ जून। तो 17th ऑफ जून को हमने वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेट किया था, ठीक, जिसकी थीम है यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर। नेक्स्ट जो डे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 19th ऑफ जून, ठीक है, वर्ल्ड सिकिल सेल अवेयरनेस डे। तो सिकिल सेल एनीमिया के बारे में आपने आई थिंक सुना होगा, राइट? तो इसकी थीम क्या थी? होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकिल सेल केयर ग्लोबली, आपको थीम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 20th ऑफ जून को हमने वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया था, जिसकी थीम से सॉलिडरिटी विथ रेफ्यूजीज। तो इस पूरी स्लाइड में जो सबसे एक इंपॉर्टेंट डे है वो 19th ऑफ जून है, वर्ल्ड सिकिल सेल अवेयरनेस डे। अब अगली जो स्लाइड है इसमें जो दो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो कौन कौन से हैं? 21st ऑफ जून। सो 21st ऑफ जून को हमने इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया था और ये आपका 10th नंबर का एडिशन था, ठीक है। श्रीनगर में बेसिकली सेलिब्रेशन हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। पहला एडिशन कहां पर सेलिब्रेट हुआ था या पहला एडिशन कब हुआ था? 2015 में पहला इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया था। इस साल थीम क्या है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इंपॉर्टेंट डे है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 21st ऑफ जून, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेट किया हमने, जिसकी थीम क्या है? हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन एनहांसिंग सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द मरीन एक्टिविटीज। तो ये दो इंपॉर्टेंट डे आपको मिलेंगे। फिर 22nd ऑफ जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे था। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे हमने 22nd ऑफ जून को सेलिब्रेट किया था, जिसकी थीम क्या थी? एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ द आर रेन फॉरेस्ट। ओके, एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन द डिफेंस ऑफ आर रेन फॉरेस्ट, इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। पहले पर्सन है सिद्धेश साकोर। सिद्धेश साकोर एक फार्मर है, एक किसान है। कहां से? महाराष्ट्र से। और इन्हें रिसेंटली लैंड हीरो टाइटल दिया गया है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लैंड हीरो बाय द यूनाइटेड नेशन एजेंसी, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इन्होंने पूरे वर्ल्ड के 10 ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी को यूज करके कॉस्ट इफेक्टिव वे में हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने की कोशिश की है या सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में कोई नए इनोवेशन किए हैं, ठीक है, जिससे हम डेजर्टिफिकेशन को या फिर जो आपका ड्रॉट या सूखा होता है उसको रोक सके, कम कर सके। तो ऐसे 10 लोगों को सिलेक्ट किया गया है वॉन, जर्मनी में, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको जर्मनी में ही तो देखने को मिलता है। और 10 लैंड हीरोज को सिलेक्ट किया गया है, उनमें से एक आपको सिद्धेश साकोर देखने को मिलेंगे। ही हैज डेवलप्ड सेवरल कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिकल डिवाइस फॉर द कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द कंपोस्ट। तो इन्होंने ऑर्गेनिक वेस्ट से कैसे हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे कई सारे इन्होंने डिवाइसेस रेडी किए हैं। ओके है जी। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 1994 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। बॉन, जर्मनी में इसका सेक्रेटरिएट या सचिवालय आपको देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगली पर्सन है प्रोफेसर रिंटू बैनर्जी, अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल डिप्टी डायरेक्टर एट आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर की पहली फीमेल डिप्टी डायरेक्टर बनाई गई है प्रोफेसर रिंटू बैनर्जी का। तो यहाँ पे जब कोई भी लेडी फर्स्ट होती है और किसी हायर अथॉरिटी पे जाती है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है आपको इनका नाम। नेक्स्ट बात करते हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करने के कारण किसे दिया गया है, तो विनोद गंतारा को दिया गया है, और ये पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके पहले इन्हें ऑलरेडी दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अबाउट द नेल्सन मंडेला, क्योंकि नेल्सन मंडेला अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 1993 में, इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है 1990 में, और हम 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए अगले पर्सन है सुब्बैया नल्लामुथु, कन्फर्ड द 18th वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कुछ दिन पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि 18th एडिशन मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का स्टार्ट हो गया है, जिसमें डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो एस नल्लामुथु को यह अवार्ड मिला है, जो कि एक फिल्म मेकर है, एक प्रोड्यूसर है, और इनका एसोसिएशन वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग से है, जिनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। ओके है। अवार्ड की शुरुआत 1990 में 1990 में हुई थी, और ये अवार्ड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देता है। पहला अवार्ड किसे मिला था, इजरा मीर को पहला अवार्ड मिला था 1990 में। ओके, चलिए अगला नाम आता है अजीत कुमार का। अजीत कुमार को रिसेंटली एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है धनलक्ष्मी बैंक का। ठीक है, धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं, अजीत कुमार बन गए हैं। धनलक्ष्मी बैंक का फॉर्मेशन 1927 में हुआ था, केरला में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव अग्रवाल, एक्स सेबी ऑफिसर, इनको रिसेंटली पेटीएम का नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, तो पेटीएम ने 5 ईयर के लिए अपना नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे बनाया है, राजीव अग्रवाल को बनाया है। पेटीएम के फाउंडर कौन है, तो विजय शेखर शर्मा है, एंड पेटीएम का फॉर्मेशन 2010 में हुआ था, 2010 में हुआ था। अगले पर्सन है जिनका नाम है ली जी जिया। ठीक है, ये कहाँ से हैं, तो ये मलेशिया से बिलोंग करते हैं, और वन ऑफ द फेमस प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, और इन्होंने रिसेंटली BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल अपने नाम किया है। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन BWF टाइटल किसने जीता है, तो मलेशिया के प्लेयर हैं जिनका नाम है ली जी जिया ने जीता है। ठीक है, अगर हम BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका हेड ऑफिस आपको कुआलालंपुर मलेशिया में देखने को मिलता है, एंड 1934 में फॉर्मेशन हुआ था। अब अगला जो नाम स्क्रीन पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 1949 में हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर, और सबसे नया मेंबर जो है वो स्वीडन है, 32 नंबर का मेंबर। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर से जो नेटो के नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल होंगे उनका नाम है मार्क रूट, और मार्क रूट जो है वो नीदरलैंड के 14 ईयर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी रह चुके हैं। किसको रिप्लेस करेंगे, तो आप देखेंगे जेंस स्टोल्टेनबर्ग को ये रिप्लेस करने वाले हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, मतलब UNHCR ने अपना गुडविल एम्बेसडर एक ब्रिटिश एक्टर, प्रोड्यूसर एंड मॉडल जिनका नाम है थियो जेम्स को अपॉइंट किया है। ओके है, डन। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के बारे में, तो इसका हेड ऑफिस आपको जेनेवा में मिल जाएगा। 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगला नाम आता है अखिल गुप्ता का, एंड अखिल गुप्ता जी को चेयरमैन बनाया गया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का, एंड भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्मेशन 2005 में हुआ था। अब एक पर्सन है जो कि आपकी ऑबिचुरीज में है, फॉर्मर उड़ीसा गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे पास्ड अवे। तो ये कांग्रेस के लीडर रहे महाराष्ट्र से, राज्यसभा के 3 बार मेंबर भी रह चुके हैं, और उड़ीसा स्टेट के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है 2007 से 2013 के बीच में। ठीक है, रिसेंटली इनका निधन हो गया है। नाम क्या है, मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे। और अभी प्रेजेंटली अगर आप बात करोगे तो उड़ीसा के गवर्नर कौन है, रघुबर दास है। ठीक, अब कुछ और पर्सन है जिनको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, तो अरुणाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन जो हुए हैं उसका स्पीकर किसे बनाया गया है, तो तेसाम पोंगते को बनाया गया है। अब यहाँ पे आप बात करने वाले हैं स्लोवाकिया के बारे में। तो स्लोवाकिया के 6 नंबर के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, ये पीटर पेलेग्रिनी इनका नाम है।
नेक्स्ट अगले क्रिकेटर है जो कि एस्टोनिया से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है साहिल चौहान, और इन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और इन्होंने T20 में 27 बॉल्स में सेंचुरी हिट की है। ठीक है, नेक्स्ट नाम है यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट का, जो कि न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर है और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अगला नाम आता है नीरज चोपड़ा का। इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि टूर्नामेंट कहाँ हो रहा था, फिनलैंड में हो रहा था। इनका बेस्ट थ्रो कितना था, तो 85.97 मीटर इनका बेस्ट थ्रो आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर वीक में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सन थे। अगली जो कैटेगरी है वो इंपॉर्टेंट इंडेक्स की है। अब हम थोड़ा सा आराम से चलते हैं, आराम से चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, इसके बाद हम MCQ को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड्स जो कि आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ठीक है, चलिए बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट। ये कौन पब्लिश करता है, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। पहला क्वेश्चन यही है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रिलीज करता है सिंस 2006 से, और ये आपको 18th एडिशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें इन 4 पैरामीटर पे कंट्रीज की रैंकिंग होती है। 0 से लेकर 1 तक स्कोरिंग होती है। 0 का मतलब है कि आपकी कंट्री में इक्वलिटी नहीं है, मतलब फीमेल और मेल के जो वेजेस मिलते हैं, उनको जो राइट्स मिलते हैं, उनमें इक्वलिटी नहीं है। 0 का ये मतलब है, और 1 का मतलब है कि आपके कंट्री में इक्वलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, इकोनॉमी, पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इनके बेसिस पे रैंकिंग हुई है। अब बात कर लेते हैं टॉप नेशन कौन से हैं। तो टॉप नेशन आप देखोगे फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है, आइसलैंड के बाद फिनलैंड, फिनलैंड के बाद नॉर्वे। तो आपको टॉप 3 याद रखना है। आजकल फर्स्ट का जमाना नहीं है, आजकल सेकंड पूछा जाता है, तो सेकंड पे ज्यादा फोकस करना। अभी कुछ स्टूडेंट पेपर देकर आए थे तो उन्होंने भी मैसेज किया था कि सेकंड ज्यादातर पूछा गया है, राइट। तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे आपको टॉप 3 नेशन देखने को मिल जाएंगे इस इंडेक्स में। अब हमारा प्यारा भारत कहां पर है, तो इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया आपको 129th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया 129th पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ 126 कंट्री। तो यहाँ पर इंडिया 129 पोजीशन पे है आउट ऑफ 146 कंट्री। बॉटम पे कौन है, तो बॉटम पे आप देखोगे आपको देखने को मिलेगा सूडान। सूडान की रैंकिंग 146 है। वही पाकिस्तान आप देख सकते हो 145 पोजीशन पे पाकिस्तान है। अगर हम साउथ एशिया में देखें तो साउथ एशिया में इंडिया 5th पोजीशन पे आता है। साउथ एशिया में इंडिया 5th पोजीशन पे आता है आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर हम। पहली बार इस इंडेक्स में सूडान और उज्बेकिस्तान को शामिल किया है, और आपको मैंने बता ही दिया है कि सूडान बॉटम पे है, इंडिया 129 पोजीशन पे है। इंडिया का स्कोर 0.64 है। टॉप पर आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे आपको मिल जाएंगे। डन। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ऐसा कौन सा देश है जिसमें पीसफुलनेस है, शांति का माहौल है। तो जनरली ऐसे कोई देश नहीं होते जहां पे शांति हो, कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक क्राइसिस, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी चलती ही रहती है। चलो देख लेते हैं हम। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स किसने पब्लिश किया है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो आप देखेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स को पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। ठीक है, जिसमें इन्होंने 163 कंट्रीज का एनालिसिस किया है। अब इसमें बताया है कि पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल पीस है वो डिक्लाइन हुआ है, डिटोरिएट हुआ है। ठीक है, कितना 0.56%। द एवरेज लेवल ऑफ द ग्लोबल पीसफुलनेस डिटोरिएटेड बाय द 0.56% इन द 2024। अब मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है, तो आइसलैंड है। ठीक है, सबसे ज्यादा शांति वाला देश कहाँ है, आइसलैंड है। आइसलैंड के बाद आपको आयरलैंड और ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा। लीस्ट पीसफुल कंट्रीज कौन सी हैं, तो यमन आप देख पाएंगे। यमन के अलावा सूडान है, साउथ सूडान है, अफगानिस्तान और यूक्रेन है। और यूक्रेन और रशिया का तो वॉर चल ही रहा है, इसके कारण आपको ये लीस्ट पीसफुल कंट्री की लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग आप देखोगे 116 पोजीशन पे इंडिया है। ठीक है, स्कोर वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस रैंकिंग याद रख लो, हो जाएगा। ये वाला सारा हटा दो। ठीक, बस याद रखना कि आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया टॉप पर है और इंडिया 116 पोजीशन पे है। बॉटम पे यमन है 163 पोजीशन पे, 163वें स्थान पे। नेक्स्ट बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। ठीक, अब इस इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी बात हम करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं
एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको ईपीआई इंडेक्स कहते हैं, इंडिया की रैंकिंग 176 है आउट ऑफ 180 कंट्री। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इंडिया की रैंकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन बॉटम फाइव में आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया उस तरीके से पॉलिसीज नहीं बना रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है, जिससे आप मतलब इन सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको फिलफिल कर पाए। तो 2022 का जो इंडेक्स था ना, उसमें इंडिया 180 पोजीशन में था आउट ऑफ 180 कंट्री। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, 176 पे हम पहुंचे हैं। ठीक है, इतनी चीजें। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? तो याले यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलके एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। डन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप पर कौन सी कंट्रीज हैं। तो टॉप पर आपको एस्टोनिया, जो कि एक बाल्टिक कंट्री है, लग्जमबर्ग और जर्मनी देखने को मिलेगा। तो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी, ये टॉप 3 नेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया 176 पे है, जो कि बॉटम 5 पर है। बॉटम पे वियतनाम है 180 पोजीशन पे। बॉटम पे कौन है? वियतनाम है। तो अगर आप बॉटम 3 देखोगे तो वियतनाम, पाकिस्तान और लाओस है, और टॉप अगर आप बॉटम 5 देखोगे तो इंडिया आपको 176 पे मिल जाएगा। 2006 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। अब इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 2016 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, और इनको यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया था 2015 में, जिसका टारगेट है कि 2030 तक हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। तो कौन सा देश प्रोग्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे रिव्यू देखने के लिए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, मतलब SDSN इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम कर रहा है। ओके है, चलिए अब डायरेक्टली हम रिपोर्ट पे आते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लिखा गया है कि 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इनको डिसाइड किया था। ये आपके बाइंडिंग नेचर के नहीं है, मतलब नॉन बाइंडिंग नेचर के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, की हाईलाइट क्या है? तो जो टोटल हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो केवल 16% ही हम ऑन ट्रैक है, बाकी रिमेनिंग में हम ऑफ ट्रैक है। मतलब बहुत मुश्किल है कि 2030 तक हम इनको अचीव कर पाएंगे। स्पेशली यहाँ पे 5 इंडेक्स बताए गए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, जो कि जीरो हंगर के लिए है, इस पे हम ऑफ ट्रैक है। SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, SDG 12 लाइफ बिलो वाटर, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड एंड SDG 16 पीस जस्टिस एंड द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट, इनमें हम ऑफ ट्रैक पर हैं। अब रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि टॉप पे कौन सा देश है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अचीवमेंट कर रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, और हो सकता है ये वाले देश 2030 तक टारगेट्स को अचीव कर लें। तो टॉप 3 नेशंस आप देखेंगे, फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क आपको टॉप 3 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। नाउ बात करते हैं इंडिया। तो इंडिया 109 पोजीशन पे मिल जाएगा, और इंडिया का स्कोर 63.99 है। इंडिया 109 पर है, इंडिया का स्कोर 63.99 है। अगर हम बॉटम नेशंस देखते हैं तो बॉटम नेशन आपको साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चाड देखने को मिल जाएगा। ओके है, इसके अलावा एक और नया इंडेक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है न्यू इंडेक्स ऑफ सपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन बेस्ड मल्टीलेटरलिज्म। तो यहाँ पर बेसिकली वो कौन सी कंट्रीज है, वो ज्यादा एसोसिएटेड है यूनाइटेड नेशन के साथ, मतलब ज्यादा इंगेज्ड है, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली काम कर रही हैं। तो टॉप नेशन अगर हम देखेंगे तो टॉप 3 कंट्रीज आप देख सकते हो, बारबाडोस, एंटीगुआ और उरुग्वे है। अगर हम बॉटम की बात करते हैं तो यूएसए, सोमालिया और साउथ सुडान है। इंडिया देखा जाए तो इंडिया 139 पोजीशन पे है। तो कंफ्यूज मत होना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला जो रिपोर्ट है उसके इंडेक्स में इंडिया 109 पर है। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन बेस्ड मल्टीलेटरलिज्म के बारे में, इसमें इंडिया 139 पोजीशन पे है। तो वो 109, ये 139। ठीक है, नेक्स्ट है सिप्री। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी अपनी एक ईयरबुक को पब्लिश किया है, सिप्री ईयरबुक, जिसका टाइटल है आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एंड द इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये आपका 55 नंबर का एडिशन है। सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्वीडन में, एंड 1966 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया की पोजीशन 6 नंबर पे आती है न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में। पूरे वर्ल्ड में केवल 9 स्टेट है या 9 कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। ओके, और इंडिया यहाँ पे 6 पोजीशन पे आता है नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में। इंडिया के पास टोटल 172 न्यूक्लियर वॉरहेड है। प्रीवियस एडिशन के कंपैरिजन में हमारे जो न्यूक्लियर वॉरहेड है
वो इंक्रीज हुए हैं। प्रीवियस एडिशन में 164 थे, ये इंक्रीज होके 172 हो गए हैं, मतलब हम 6 पोजीशन पे हैं और पहली बार हमने पाकिस्तान को ओवरटेक किया है। पाकिस्तान के पास टोटल नंबर ऑफ वॉरहेड कितने हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड 170 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वॉरहेड पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, 12121 टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड है। ठीक है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 90% यूएसए और रशिया के पास है। तो यूएसए, रशिया, फिर यूके, फ्रांस और चाइना, देन इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। ओके है, तो ये नंबर आपको याद रखना है। डन, इतनी चीजें, वही बातें यहां पर लिखी गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब बात कर लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे 2019 से लेकर 2023 के डेटा को कंसिडर किया है। टॉप इंपोर्टर कौन सा है जो सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करता है, तो आंसर हो जाएगा वंस अगेन इंडिया। इंडिया सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करता है, पूरे वर्ल्ड का 9.8% शेयर। इंडिया के बाद सऊदी अरेबिया, देन कतर आपको मिलेगा। तो आपको टॉप 3 नेशंस याद रखने हैं, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड कतर। अब बात करते हैं टॉप एक्सपोर्टर जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को या नॉर्मल जो आपके वेपन्स हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। तो यूएसए टॉप पर है। यूएसए 42% पूरे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट करता है। यूएसए के बाद फ्रांस, रशिया और चाइना आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। डन। नेक्स्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ही रिलीज करता है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रिलीज करता है और इसमें इंडिया की रैंकिंग 63 पोजीशन पे है आउट ऑफ 120 कंट्री। इंडिया 63 पोजीशन पे है आउट ऑफ 120 कंट्री। और यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पर कौन है, तो स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। अगेन आपको यही 3 कंट्रीज टॉप पर देखने को मिल जाएंगी। स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर आपको मिल जाएंगी। ओके है जी, डन। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एसेंचर के एसोसिएशन के साथ रिलीज किया है और रिपोर्ट का टाइटल क्या है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। डन। तो ये पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट देखा आपने, सारे के सारे हमने केवल इंपॉर्टेंट इंडेक्स को जो कि यूनाइटेड नेशन ने या यूनिवर्सिटी ने या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किए हैं वो हमने देखे हैं। आई नो थोड़ा सा टफ होता है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे इंडेक्स हैं, टॉप 3 हर किसी में क्या याद करें, इंडिया की रैंकिंग कैसे याद रखें, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने वो मैं आपको बताती हूँ। यहां पे लिखो जून इंपॉर्टेंट इंडेक्स। ठीक, यहां पर आपको इंडेक्स का नाम लिखना है। यहां पे इंडेक्स के बारे में लिखना है कि मतलब ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, कब से रिलीज हो रहा है, एनुअल है या बाई एनुअल है। उसके अलावा यहां पे बनाओ इंडिया की रैंकिंग का। ठीक है, ये अबाउट द इंडेक्स हो गया, ये इंडेक्स का नाम हो गया, इंडिया का हो गया। फिर यहाँ पे लिख दो टॉप और फिर उसके बाद लिख दो बॉटम। इस तरीके से एक टेबल बना लो, उस टेबल में ये सारी चीजें लिख लो और बार बार रिवाइज करो। इंपॉर्टेंट की बात कर रही हूँ, दुनिया भर के सारे इंडेक्स नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स कैसे आइडेंटिफाई होंगे, इंपॉर्टेंट इंडेक्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का इंडेक्स है, इसके अलावा नीति आयोग का अगर कोई इंडेक्स आया है, नीति आयोग के अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का कोई इंडेक्स अगर पब्लिश करता है वो, तो अगर आईएमएफ ने कुछ रिलीज कर दिया है तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो आपको समझ में आ जाते हैं। जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, तो आप अगर लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतनी समझ आ चुकी होगी कौन से इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, आप उनको आइडेंटिफाई करके इस तरीके से टेबल बना सकते हो। डन, इतनी चीजें, कोई दिक्कत। चलो अब बारी आती है यहाँ पर एमसीक्यू के बारे में, मतलब आपकी बारी आ चुकी है। तो यहाँ पर इस हफ्ते की जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम या न्यूज मुझे लगती है वो ये लगती है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। आप लोगों को NFIES का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। चलो देख लेते हैं। पहला है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनहांस द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाय इंश्योरिंग टाइमली एंड साइंटिफिक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल यहाँ पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही तो हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके लिए टोटल बजट 2254 करोड़ रुपीस रखा गया है। ये जो स्कीम है वो 2024-25 से 28-29 तक एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट क्या है, द की कंपोनेंट क्या है इस स्कीम के, तो इस स्कीम का की कंपोनेंट है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस को सेटअप किया जाएगा और लेबोरेटरी को सेटअप किया जाएगा। कौन से स्टेटमेंट गलत है? ठीक,
तो स्कीम तो हमने पढ़ी थी डेली करंट अफेयर्स में, बाकी सारी बातें तो सही लिखी हैं, बस एक ही स्टेटमेंट का एक पॉइंट, एक वर्ड गलत है, वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब इसका पूरा का पूरा पैसा कौन देगा? 100% इसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट का भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री निजोत मोइना स्कीम। तो इस स्कीम को आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द रशिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली वो कौन सी कंट्री जिसने कहा है कि वो CSTO से बाहर आ जाएगा? आंसर हो जाएगा अर्मेनिया। अर्मेनिया ने कहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर को रिसेंटली किस कंट्री ने होस्ट किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। ओके, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, नेपाल ने अपनी टूरिज्म कैपिटल किसको डिक्लेयर किया है? नेपाल ने अपनी टूरिज्म कैपिटल किसको डिक्लेयर किया है? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मई मंथ के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप दिसंबर 2025 में कौन होस्ट करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। तो इंडिया यहां पे FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following statement is incorrect regarding the establishment of the बधावन पोर्ट? यहाँ पे कैबिनेट ने बधावन ग्रीन फील्ड पोर्ट को डेवलप करने की परमिशन दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। उसी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, हमको बस इनकरेक्ट बताना है। बधावन पोर्ट एक ऑल वेदर ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट पोर्ट है जिसको पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्पेशल पर्पज व्हीकल कॉल्ड द बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के नाम से इसको जाना जा रहा है। नेक्स्ट है, इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 76,220 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ठीक है, ये जो पोर्ट है इसकी जो कैपेसिटी है वो 398 मिलियन मेट्रिक टन है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो यहाँ पे जो आपका चौथा स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो 298 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की है, ना कि 398। तो देखिए छोटा सा डिफरेंस है और यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट का मामला आ जाता है। तो जब आप स्कीम को पढ़ते हो तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, स्पेशली क्योंकि अभी अभी पोर्टफोलियो बना, पहली मीटिंग कैबिनेट की हुई और इन्होंने 10 फैसले दे दिए। तो उन 10 फैसलों में से हमने 2 फैसले तो अभी अभी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। Which airport recently became the first in the country to introduce a self-service baggage drop system? तो यहाँ पर जो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, उन्होंने इस सर्विसेज की शुरुआत की है, ऑप्शन सी। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमको ये बताना है। पहला, रिपोर्ट में इंडेक्स में बात कही गई है कि इस इंडेक्स को रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। सेकेंड है, इंडिया की पोजीशन 2 पॉइंट से स्लिप हुई है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया 129th प्लेस पे है। आइसलैंड इस इंडेक्स में टॉप पर है, फॉलोड बाय द स्पेन, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड द नॉर्वे। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है कि सूडान यहाँ पर बॉटम पे है, मतलब 146 पोजीशन पे है, और साउथ एशिया में इंडिया 4th पोजीशन पे आता है आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका। कौन से स्टेटमेंट गलत है? तो थोड़ी देर पहले हमने इस इंडेक्स के बारे में बात की थी। तो पहला, तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ठीक है, दूसरी बात, आइसलैंड तो टॉप पर है लेकिन उसके बाद स्पेन और स्वीडन का नंबर नहीं आता। तीसरा, साउथ एशिया में अगर बात करें तो इंडिया 4थे नंबर पे नहीं 5वें नंबर पे आता है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कैंटर मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट ब्रांड जेड इंडेक्स, इसको पब्लिश किया गया है। तो मोस्ट वैल्यूएबल जो ब्रांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी बेसिकली रैंकिंग यहाँ पे की जाती है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें कही गई हैं कि इस रिपोर्ट में 4 इंडियन ब्रांड्स हैं जिनकी टोटल वैल्यूएशन $130 बिलियन की है। नेक्स्ट है, TCS 46 पोजीशन पे है, HDFC बैंक 47th पोजीशन पे है, एप्पल फर्स्ट ब्रांड है, मतलब एप्पल जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है यहाँ पर, जिसका वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, और एयरटेल की पोजीशन 73rd पोजीशन पे आपको मिल जाएगी। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अगर आपने डेली करंट अफेयर्स में इस इंडेक्स को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ऑल आर द करेक्ट। नेक्स्ट है, HAL has received a request for proposal from the Ministry of Defence for the procurement of 156 लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर। तो 156 लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर को डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोक्योर करेगी HAL से।
ठीक है, जिसकी टोटल कॉस्ट है 45,000 करोड़ रुपीस है। क्वेश्चन है कि HAL का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हमें पता है कि बेंगलुरु में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ये पहला सर्वे था इसलिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आयुष अवेयरनेस सर्वे हुआ था जो कि पहला एडिशन है। ओके, इस सर्वे में बेसिकली ये आइडेंटिफाई किया गया है कि हमारे देश में कितने लोग हैं रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जो आयुष एंड आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं एंड ट्रीटमेंट लेने के लिए आयुष या फिर आयुर्वेदा का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जब कोई व्यक्ति आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट ले रहा है तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में उस पर कॉस्ट इफेक्ट कितना है, मतलब कितना इसका प्राइस पड़ रहा है पर पर्सन, ये सारी बातें यहाँ पे एस्टिमेट की गई हैं। चलो हम देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला लिखा है कि 95% ऑफ द पर्सन रूरल रिस्पॉन्ड आर द अवेयर ऑफ आयुष। तो रूरल एरिया में 95% लोग हैं जो आयुष के बारे में जानते हैं, वहीं अर्बन एरिया में 96% लोग हैं जो आयुष के बारे में जानते हैं। एटलीस्ट वन मेंबर इन 85% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इज अवेयर ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। तो यहाँ पे 85% ऐसे घर हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिसमें कम से कम एक पर्सन ऐसा जरूर है जो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, होम रेमेडीज के बारे में जानता है। At least one member in the 86% of the urban household is aware of the medicinal plant। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो अगर आपने इस रिपोर्ट को पढ़ा है डेली करंट अफेयर्स में तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपको पता होंगे कि करेक्ट है। नेक्स्ट है ग्रेट। ग्रेट स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है और ग्रेट का फुल फॉर्म क्या है? ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन द टेक्निकल टेक्सटाइल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना मैक्सिमम फंडिंग प्रोवाइड की जाती है पर स्टार्टअप अंडर द ग्रेट स्कीम। तो कितनी फंडिंग मैक्सिमम है यहाँ पे? 50 लाख रुपए की, ऑप्शन सी। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ब्लैंक ने वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में। तो थर्ड एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया का सितंबर में होगा भारत में, और इसके लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने, ठीक, चिराग पासवान जी ने। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली नया कैंपस नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेट किया है, जिसके बारे में हमने डिटेल में बातें कर चुके हैं। बोला जा रहा है द यूनिवर्सिटी इज कंसीव एज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच ग्रुप ऑफ कंट्री। तो इंडिया और किस कंट्री का कोलैबोरेशन है या किस ग्रुप का कोलैबोरेशन है? तो आंसर है EAS। EAS ऑप्शन डी, मतलब ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज है, जिसमें आपको 18 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, 18 सदस्य। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च ई श्रम पोर्टल। हम लोग ने ई श्रम पोर्टल के बारे में बात किया था और इन्होंने ई श्रम पोर्टल को शोकेस किया था अभी जो 112 नंबर की ILO की मीटिंग हो रही है वहां पर, इसलिए न्यूज में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का इनिशिएटिव है ई श्रम। पूछा जा रहा है कि ई श्रम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा 2021 में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, कहां पर? वो चीज आपको बतानी है, ठीक है। पावो नूर्मी गेम्स में 85.97 मीटर का बेस्ट थ्रो करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किस कंट्री में टूर्नामेंट हुआ था? तो फिनलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है, 9 इंडियन पोर्ट्स वर रैंक अमंग द टॉप 100 ग्लोबल पोर्ट इन द रिसेंटली रिलीज कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल ने मिलके, वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने मिलकर एक इंडेक्स को पब्लिश किया था जिसका नाम है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे टॉप 100 जो आपके पोर्ट्स हैं उसमें से 9 पोर्ट्स इंडिया के हैं, लेकिन टॉप 20 में केवल एक ही पोर्ट है। तो वो टॉप 20 में जो एक ही पोर्ट है उसका क्या नाम है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम पोर्ट, जिसकी रैंकिंग 19th पोजीशन पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप रिमेनिंग जो पोर्ट्स हैं उनकी रैंकिंग देख सकते हो। टोटल 9 पोर्ट्स आपको टॉप 100 में देखने को मिल जाएंगे, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसके बारे में अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। नीति आयोग का इनिशिएटिव है और इसमें नीति आयोग ने बताया है कि हमने 3 सालों में कितने असेट्स को मोनेटाइज किया है। आंसर कितना हो जाएगा? 3.85 लाख करोड़, और टारगेट कितने का है? 6 लाख करोड़ का है। नेक्स्ट है, रिसेंटली सिरिल रामपोसा इन्हें रीइलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो साउथ अफ्रीका के वापस से प्रेसिडेंट बन गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है किस बैंक के साथ? टू इनहांस डिजिटल पेमेंट सर्विस फॉर द यूजर ऑफ द ई-माइग्रेंट पोर्टल। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किसके साथ यहाँ पे MOU साइन किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। 2 डे इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहां पर कंक्लूड हुई है? तो न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुई है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
Who deploy Mi-17 helicopter to control forest fire in the Windsor Wildlife Sanctuary? तो विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो फायर है उसको कंट्रोल करने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स ने किया है। और ये जो विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको उत्तराखंड में मिल जाएगी। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड RBI को दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है इन जून 2024 विच बैंक हैज ऑर्गेनाइज अ क्रेडिट कैंप फॉर द MSME सेक्टर इन द चेन्नई? तो क्रेडिट कैंप को ऑर्गेनाइज किसने किया था? उसी बैंक ने किया था जिसका हेडक्वार्टर भी चेन्नई में है, मतलब इंडियन बैंक ने। ओके किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा आसाम। मत्स्य 6000 रिसेंटली न्यूज में था। मत्स्य 6000 को कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने इसको डेवलप किया है। ली जिजिया जिन्होंने रिसेंटली BWF ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट जीता है, पूछा जा रहा है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा मलेशिया के बैडमिंटन प्लेयर है। रिसेंटली विच कंट्री बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज? सो आंसर इज थाईलैंड। साउथ ईस्ट एशिया की पहली कंट्री है और एशिया की 3rd नंबर की कंट्री है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा विनोद गंतारा को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रिक्स गेम 2024 को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? आंसर हो जाएगा रशिया। ठीक, ये सब हम पढ़ चुके हैं एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे रिगार्डिंग द नालंदा यूनिवर्सिटी। जो भी सही आंसर होगा वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में विथ योर स्कोर। आई थिंक समझ में आया होगा। मे बी सेशन लेंदी हो सकता है तो आप इसको 2 पार्ट्स में भी देख सकते हैं। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।